इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो रहा था, एक यूएस में और एक यूएसएसआर में। अब ऐसा था कि वो दो पावर थे, दो सुपर पावर थे, वो वर्ल्ड को दो ग्रुप्स में बांटते जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे जो वर्ल्ड के नेशन है वही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, करेक्ट। और फिर आगे जाके एक प्रॉपर वॉर या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, ठीक है। तो उसी बीच बहुत सारी ऐसी कंट्री थी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, जैसे एशिया की कंट्री थी, ठीक है, अफ्रीका की कंट्री थी, ठीक है, और लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की कंट्री थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी एशिया की, अफ्रीका की और लैटिन अमेरिका की, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ था, ये कंट्री वो थी जिनको कि यूरोपियन कंट्री से अभी ही आज़ादी मिली थी, जिसमें से इंडिया भी एक था, है ना। तो अब इन्होंने देखा जो वर्ल्ड है वो दो पावर में डिवाइड हो रहा है, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दो ध्रुवों में डिवाइड हो रहा है। तो इनके लिए ये खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अगर जो बड़े बड़े पावर है, चाहे वो यूएस था या यूएसएसआर था, ठीक है, वो अगर इनको अपने साथ रखते तो इनको ये वैसे भी एक्सप्लॉइट करते, ठीक है, इनके रिसोर्सेज यूज करते, इनका एरिया यूज करते, वहां पर अपने मिलिट्री रखते, है ना। और अगर वर्ल्ड वॉर जो था वो फिर से ब्रोक आउट हो जाता, थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट हो जाता, तो क्या होता, तो इनकी तो प्रॉब्लम हो जाती, है ना, इनकी लैंड भी जाती। अभी अभी ये आज़ाद हुए हैं, इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इनके सामने प्रॉब्लम थी जैसे कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे यहाँ पर पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, हंगर था, ठीक है, बैकवर्ड थे हम बहुत ज़्यादा। अगर हम किसी एक ब्लॉक में चले जाते तो शायद हम आज जिस लेवल पे उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना। हम भी या तो अमेरिका के पीछे भाग रहे होते या फिर यूएसएसआर के पीछे भाग रहे होते, है ना। और एक तरह से हम इनडायरेक्टली उनके फिर से कॉलोनी बन के रह जाते, फिर से गुलाम बन के रह जाते। तो हमने सोचा ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, ठीक है, ये डीकोलोनाइज हुए थे यानी कि उपनिवेशवाद से हटे थे, इनको आज़ादी मिली थी। एशिया की कंट्री थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी और लैटिन अमेरिकन कंट्री थी। तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम किसी भी अलायंस में, ना तो अमेरिका के अलायंस में और ना ही हम यूएसएसआर के अलायंस में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला हम नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन करेंगे, ना तो हम यूएसएसआर के ग्रुप में जाएंगे या ही ना ही यूएस के ग्रुप में। तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट या फिर इसको हम नैम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये कैसे बना। सबसे पहले ये जो थॉट था नैम का, वो सबसे पहले हमारे देश के जो लीडर थे या हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके दिमाग में आया कि हमें किसी भी पावर में डिवाइड नहीं होना है, करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि हम नाम बनाएंगे ग्रुप। अब इसी बीच बहुत सारे ऐसे नेशंस थे, ठीक है। सबसे पहले इंडिया के जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बोला कि हम किसी भी अलायंस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये आइडिया बाकी के जो नेशंस थे उनको बहुत अच्छा लगा, ये जो आइडिया था ये बाकी सारे नेशंस को भी अच्छा लगा, ठीक है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे। जैसे कि जो यूगोस्लाविया के उस वक्त लीडर थे जोसेफ ब्रॉन्स, इजिप्ट के जो लीडर थे गमाल अब्दुल नासिर, इनको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया कि ठीक है, हम किसी और ग्रुप में नहीं जाएंगे तो हम एकदम फ्रीडम से अपने फैसले ले पाएंगे, हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर हम किसी ग्रुप में चले गए तो शायद ही हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, हम इंडिपेंडेंट होकर नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इतनी 200 साल गुलाम रहने के बाद हमें आज़ादी मिली थी, हम ऐसे थोड़ी ना खो देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले जो 3 कंट्रीज थी जैसे कि यूगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट, इनके जो लीडर थे वो इकट्ठा हुए इंडोनेशिया में, ठीक है। सबसे पहले ये 3 कंट्री जो थे वो इंडोनेशिया में इकट्ठा हुए कि यहीं पर इन्होंने रूट डाल दी थी, जड़ें डाल दी थी नाम की, नॉन अलायंस मूवमेंट। इसे ही हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसे ही कहा जाता है नाम को। तो सबसे पहले ये इकट्ठा हुए थे 1956 में आइडिया लेकर, ठीक है। तो ये, लेकिन जो इनका फर्स्ट समिट हुआ था यानी कि जो इनका पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, जहां पर इसके 5 फाउंडर थे,
एक थे यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ ब्रॉन्स, इंडिया के लीडर जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर गमाल अब्दुल नासिर और घाना के लीडर वामे एनक्रूमा और इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। तो ये 5 फाउंडर है। अगर पूछा जाए कि कौन से 5 फाउंडर थे नैम के, तो वो थे, अगर कंट्री का नाम पूछा जाए तो यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया, ठीक है ना। और इनके ये लीडर्स थे 5। तो इन्होंने जो पहला समिट किया था या पहला सम्मेलन जो था नैम का या गुट निरपेक्ष आंदोलन का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, वो बेलग्रेड समिट था 1961 में, करेक्ट। तो जब इसका फर्स्ट समिट हुआ था 1961 में और ये बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड एक जगह है, तो वहां पर 25 मेंबर्स थे, ठीक है, 25 कंट्रीज थी जिन्होंने की इस समिट में पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। अब जो लास्ट हुआ है वो 2019 में हुआ है, जिसमें कि 120 स्टेट्स मेंबर थे और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी, ठीक है। तो अब ये नैम क्यों बना, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नैम बनने के क्या कारण थे, ऐसा क्या हुआ कि नैम बनने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये पूछता है कि कॉजेस क्या थे कि जो नैम बना। तो सबसे पहली बात ये है कि जो वर्ड था ना, ठीक है, वो पावर्स में डिवाइड हो रहा था 2 ब्लॉक में, ठीक है, एक यूएस के ब्लॉक में और एक यूएसएसआर के, ठीक है, ये 2 ब्लॉक में वर्ड डिवाइड हो रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, वो नहीं चाहती थी किसी भी ब्लॉक में जाना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ना उन पर अपनी पॉलिसी थोपते, ठीक है। और अगर मान लो इंडिया किसी एक में चला जाता, मान लो अगर इंडिया जो है वो यूएसएसआर में चला जाता, इनके ब्लॉक में चला जाता, तो क्या होता, जो यूएस था ना, जो यूएस, वो इंडिया को परेशान करता, तो इंडिया दुश्मनी हो जाती इंडिया की इससे। अगर इंडिया यूएस के साथ जाता तो यूएसएसआर से दुश्मनी हो जाती। तो अभी अभी हम न्यूली इंडिपेंडेंट मिली है हमें, ठीक है ना, न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं हम, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम किसी भी ब्लॉक में हो। तो हम नहीं चाहते थे कि हम इतनी बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की पावर होती है उसके दुश्मन बन जाए या कोई हमसे मन मुटाव करे। तो ना तो हम इसके पास जाना चाहते थे और ना ही हम यूएसएसआर के पास जाना चाहते थे, ठीक है। तो इनके बनने के कारण क्या था नैम का, सबसे पहली बात, जो 5 कंट्री थी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि नैम के जो फाउंडर्स थे उनके बीच में बहुत अच्छे से, जैसे ये यूगोस्लाविया, ठीक है, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया, ये 5 कंट्री थी। इनके बीच में कोऑपरेशन बहुत अच्छा था कि हाँ भाई, हमें वर्ल्ड में जो पावर डिवाइड हो रही है उसमें नहीं होना। तो इन्होंने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट किया था इन 5 कंट्रीज ने, ठीक है। फिर दूसरी बात ये थी कि इन्होंने ये भी देखा था कि जो कोल्ड वॉर है उसकी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी, कोल्ड वॉर की जो टेंशन है वो बढ़ती ही जा रही थी, ठीक है। इसके एरिनास बढ़ते जा रहे थे। एरिना का मतलब ये है कि इनके बीच में, इन पावर्स के बीच में, ये सुपर पावर के बीच में, ठीक है, कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई मान लेते हैं हम, लेकिन फिर भी जो इन्होंने 2 ग्रुप बना रखे थे ना, उसमें जो छोटे छोटे नेशंस थे उनमें आपस में लड़ाई होती रहती थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कोरिया का। तो अगर हम मान लेते हैं ये कोरिया है, तो कोरिया को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था कोरिया, ठीक है। ये था नॉर्थ कोरिया और ये था साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में वही कम्युनिज्म था, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसएसआर जो था, अगर हम इसको आर से बोल ले यूएसएसआर को, तो यहाँ पर ये चलता था। और यहाँ पर वैसे तो साउथ में यूएन था, ठीक है, यूएन के अंडर ये काम करता था, लेकिन फिर भी जो साउथ कोरिया था वहां पर जो अमेरिका था, यूएस था, वो ज्यादा इंटरफेयर करता था, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई होती थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्या था भाई, यूएसएसआर था, यूएसएसआर के साथ था ये, ठीक है, उसके अलायंस में था। और ये जो था साउथ वाला वो अमेरिका के अलायंस में था। तो यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा खूनी लड़ाइयाँ हो गई थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये चाहिए आपस में नहीं लड़े, लेकिन जो जो इनके ब्लॉक में गया, ठीक है, कि हम एक पावर से बच जाएंगे दूसरी पावर में जाएंगे, तो उनके साथ भी कुछ भला नहीं हुआ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वॉर झेली, जैसे कि वियतनाम में हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है, करेक्ट। तो फिर यहाँ पर 1950 से लेकर 1953 तक वॉर चला था, ठीक है। फिर इंडिया ने बहुत कॉर्पोरेट किया था कि इस वॉर को खत्म करो, करेक्ट ना। जैसे कि हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ही होता है कि हम किसी भी वॉर में नहीं जाएंगे, कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो बनने के यही कारण थे, ठीक है, रीजन यही थे नाम बनने के कि सबसे पहली बात तो ये 5 कंट्री जो थी वो किसी में भी नहीं जाना चाहती थी, ऐसा खतरा हो सकता था उनके पास, जैसा कि कोरिया में हुआ, कोरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोल्ड वॉर थी, जो कोल्ड वॉर के एरिनास, जो कोल्ड वॉर की टेंशन बढ़ती जा रही थी, करेक्ट ना, जैसे कि जो क्यूबा में हुआ कोल्ड वॉर जो था, जो हमारा कोल्ड वॉर है वो कभी भी डायरेक्ट वॉर बन सकता था, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती थी कि कोल्ड वॉर जो डायरेक्ट वॉर ना बन जाए। और फिर जो इसके एरिनास थे, यानी कि जो ग्रुप में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी अलग अलग नेशन में, वो बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत खून बह रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश में भी ऐसा हो, हम किसी के साथ इतनी गंदे तरीके से लड़े। तो कोल्ड वॉर की जो टेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें नाम बनाना पड़ा। और फिर ये आता है जो भी अफ्रीकन कंट्री थी, ठीक है, जो अभी अभी डीकोलोनाइज हुई थी, जो अभी अभी यूरोप से स्वतंत्र हुई थी, आज़ाद हुई थी, वो इंटरनेशनल अरीना में जा रहे थे, ठीक है, तो मतलब इनमें शामिल हो रहे थे या फिर यूएन में शामिल हो रहे थे। तो वर्ल्ड को 2 पार्ट से डिवाइड होने से बचाने के लिए भी हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है, कि नाम बनाना पड़ा। नाम का मतलब ही यही है कि ना तो हमारा वॉर होगा, करेक्ट, ना ही हम किसी ग्रुप में जाएंगे, और हम अपने आप को इन सब से इंडिपेंडेंस रखेंगे। समझ में आ गई बात। अब आता है कि नाम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो नाम था उसका मतलब था नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि ना तो हम यूएसएसआर में जाए, ना तो हम यूएस में जाएंगे और ना ही हम यूएसएसआर में जाएंगे। लेकिन ना हम कोल्ड वॉर से आंख बंद कर कर भी नहीं रहेंगे, हम वॉर से दूर नहीं रहेंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट था वॉर में, इंडिया का या फिर नाम का इन्वॉल्वमेंट था क्या कहते हैं वर्ल्ड कोल्ड वॉर में। लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए, कोल्ड वॉर के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, या फिर जहाँ पर कहीं कहीं डायरेक्ट वॉर चल गया है, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर हुआ, इन वॉर को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो नाम का मतलब ये था एक तरह से कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, हम इनडिफरेंस नहीं रहेंगे। देखो, इनडिफरेंस का मतलब होता है तटस्थ होना, यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ मतलब नहीं है, हम अपनी आंखें बंद करके रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने कोई आंखें बंद करके नहीं रही, हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया, लेकिन पार्टिसिपेशन अच्छा वाला, नेगेटिव हमारा पार्टिसिपेशन नहीं था, ना ही हमारा पैसिव था, हमारा पार्टिसिपेशन पॉजिटिव था और वॉर को ख़त्म करने के लिए था, कि जो कोल्ड वॉर बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसके बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है, उस टेंशन को ख़त्म करो, और जहाँ जहाँ इसके एरिनास बढ़ते जा रहे हैं उस एरिना में वॉर को ख़त्म करो, ठीक है। और एक इसकी पॉलिसी ये भी थी कि जितने भी हम कंट्रीज थे नैम में, ठीक है, अगर हमारा ये था कि अगर कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी ब्लॉक पहले इनिशिएट करता है तो हम दूसरे के साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था, तो इससे क्या होगा, जो दूसरा वाला होगा वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो ये पहले ही शांत हो जाएगा। तो नैम ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि अगर यूएसएसआर इनिशिएट करता तो नैम की कंट्री यूएस के साथ हो जाती, ठीक है, तो यूएस अगर इनिशिएट करता तो हम दूसरे के साथ हो जाते, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो हम बहुत ही शांति से, हम चाहते थे इनके बीच में जो भी मतभेद है, जो भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो बातों से सुलझाया जाए, ना कि लड़ाई से। तो ये था नैम का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आता है कि इंडिया का रोल क्या था कोल्ड वॉर में, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ पे जैसे दे रखा है, 2 फोल्ड इंडियाज रिस्पॉन्स इन कोल्ड वॉर। इंडिया के 2 मोटिव थे कोल्ड वॉर में, जो हमारी नैम की पॉलिसी थी उसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि स्टे अवे फ्रॉम द 2 अलायंस, यानी कि जो 2 ग्रुप बने हुए हैं ना, यूएसएसआर और अमेरिका के, उससे दूर रहना, ठीक है। पहले तो खुद को दूर रखना, और बाकी जो दूसरी कंट्री है जो नई आज़ाद हुई है, न्यूली डी कॉलोनाइज्ड हुई है, वो कंट्री को किसी भी अलायंस में जाने से रोकना, ना तो हम खुद जाएंगे, और जो कंट्री अभी तक इन ब्लॉक्स में नहीं गई है उनको भी नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये हमारे 2 मोटिव थे नैम में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि नैम इज नॉट फ्लीइंग अवे पॉलिसी, ठीक है। जो हमारी पॉलिसी थी वो फ्लीइंग अवे, दूर रहने की नहीं थी, ठीक है, एकदम आंख बंद करके बैठने की नहीं थी, बल्कि हमारी पॉलिसी थी, जैसा कि मैंने अभी बताया, रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर एंड प्रिवेंटिंग वर्ल्ड फ्रॉम अनदर वॉर, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिसी जो थी नैम की, जो इंडिया के नैम की पॉलिसी थी, वो ये नहीं थी कि हम
आग बंद करके बैठ जाएंगे, बल्कि हमारी पॉलिसी थी कि हम उसको, जो कोल्ड वॉर है उसको रिड्यूस करेंगे और जो वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाएंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी कोरिया का दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया ने इन सभी के साथ साथ, ठीक है, एक तो हम खुद नहीं मिलेंगे ना दूसरों को मिलने देंगे किसी भी ब्लॉक से, दूसरी बात हम आग बंद करके भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। हमारा इन्वॉल्वमेंट था लेकिन पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट था, हम कोल्ड वॉर को रोकना चाहते थे और वर्ल्ड वॉर जो 3 हो सकता था उससे प्रिवेंट करना चाहते थे वर्ल्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इनकी जगह उन सभी ऑर्गेनाइजेशन से था, भारत का जो इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, भारत के जो संबंध थे वो उन सब देशों के साथ थे या फिर उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थे जो कि किसी भी अलायंस में नहीं थे। समझ में आ गई ना बात? तो हम किसी भी अलायंस में नहीं थे, बल्कि हम दूसरी कंट्री को एनकरेज करते थे कि भाई किसी भी अलायंस में मत जाओ। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि इंडिया का रोल क्या था। इंडिया का पहला रोल था कि हम ना तो खुद जाएंगे, ना तो हम खुद जाएंगे और ना ही किसी और को जाने देंगे किसी अलायंस में। दूसरा ये था हम आग बंद करके भी नहीं बैठेंगे, लेकिन हम वर्ल्ड को बचाएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर से और कोल्ड वॉर को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और तीसरा ये था हम उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ देंगे जो कि इन अलायंस में नहीं जाना चाहती हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि अलायंस क्या थे, सॉरी इसके एडवांटेज क्या थे नैम के। तो पहला एडवांटेज इसका यही था कि इंडिया जो था ना वो एकदम फ्री डिसीजन ले सकता था बिना किसी फेयर के। मतलब अगर हमारी कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती थी, ठीक है, हम बिना किसी डर के, बिना किसी ब्लॉक के बारे में सोचे, बिना किसी ग्रुप, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसएसआर हो या अमेरिका हो, दोनों में से किसी के बारे में नहीं सोचते थे और एकदम फ्री होकर अपने फैसले लेते थे, ठीक है। तो ये थी हमारी पॉलिसी। तो इंडिया जो था वो अपने जितने भी डिसीजन थे वो बिना किसी फेयर के ले सकता था कि ना तो हम किसी ग्रुप में है और ना ही हमें किसी ग्रुप से डर है, ठीक है। लेकिन और दूसरी बात ये हुई एडवांटेज नैम की कि हम किसी सुपर पावर में थे नहीं। अगर हम किसी सुपर पावर के ग्रुप में थे नहीं, अगर कोई एक सुपर पावर हमें प्रेशराइज करता ना इंडिया को कुछ करने के लिए, तो हम सेकेंड वन को चूज करते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता कि जो दूसरे कंट्रीज है, दूसरे नेशन है या फिर दूसरी सुपर पावर थी, वो कभी भी हमें प्रेशराइज नहीं करी, ठीक है। किसी भी सुपर पावर ने हमें प्रेशराइज नहीं किया कि इंडिया तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एकदम फ्री था किसी भी ग्रुप में जाने के लिए। और फिर तीसरी बात ये थी कि जो ये इतने बड़े बड़े नेशंस है या फिर सुपर पावर हम कह सकते हैं, अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया, इनको पता था कि इंडिया का जो इनिशिएट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। किस चीज़ का? नैम का, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट वॉर हो और वो इंडिया की बात मानते भी थे क्योंकि इंडिया का जो मोटिव था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। आगे रह गए हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑफ नैम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।